यार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी के द्वारा क्लासरूम में पेज टेस्ट जो करवाए जाते हैं उसका सेट नंबर 10 को देखने जा रहे हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों पहले बात कर ले मनुष्य के शरीर में कितनी प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है। दोस्तों ये 3 प्रकार की अंतःस्रावी मनुष्य मस्तिष्क में पाई जाती है। देखिएगा पहले कौन सा होता है। पहले दोस्तों होता है ये पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि। दूसरा के दोस्तों बात करें, दूसरा जो होती है दोस्तों ये पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। और तीसरा के दोस्तों बात करें तो ये हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये दोस्तों ये मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अब और दोस्तों बात करें कि सबसे बड़ी ग्रंथि की दोस्तों बात करें तो ये सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर में दोस्तों ये थायराइड ग्रंथि होती है जो गला में पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन पाते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में मस्तिष्क में पाई जाने वाली सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी। दोस्तों ये जो है ये पीयूष ग्रंथि इसको बोला जाता है। इसको ध्यान रखिए दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये दोस्तों ये तीनों दोस्तों ये मनुष्य मस्तिष्क में पाई जाती है। और दोस्तों बात करें अधिवीरिक ग्रंथि की, दोस्तों ये किडनी के ऊपर चिपका हुआ दोस्तों ये रहता है। किडनी के ऊपर चिपका हुआ होता है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, फल्फाइड अयस्कों को साधारणतः निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा समृद्ध किया जाता है। अगर दोस्तों बात करें तो ये फेन पलवन विधि के द्वारा दोस्तों इसको समृद्ध किया जाता है। इसको अयस्कों को दोस्तों ये इसमें से विधि से अलग किया जाता है। और दोस्तों बात करें द्रव चालित धुलाई की दोस्तों तो ये ऑक्साइड कार्बोनेट की अशुद्धि हटाने के लिए किया जाता है। ये ऑक्साइड कार्बोनेट की अशुद्धि हटाने के लिए दोस्तों ये इसका प्रयोग किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते वाला प्रश्न है, किसी वस्तु को सीधे ऊपर की ओर फेंकने पर वस्तु 20 मीटर की ऊंचाई प्राप्त करता है तो वस्तु किस वेग से फेंका गया है। जहाँ दोस्तों जी का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। अगर दोस्तों बात करें दोस्तों प्रश्न की, तो इसमें कहा गया कि सीधे ऊपर की ओर दोस्तों ये 20 मीटर ऊंचाई तक के दोस्तों ये प्राप्त करता है। तो इसका वेग पूछ रहा है दोस्तों। कोई चीज़ है दोस्तों अगर उसको हाइट से कितना दिया है दोस्तों ये 20 मीटर तक ये दिया गया है। अब दोस्तों ये इसका निकालने के लिए, उसका वेग निकालने के लिए सीधी फार्मूला है h बराबर u² + 2g। जहाँ दोस्तों u की दोस्तों बात करें तो u जो है दोस्तों ये प्रारंभिक वेग है। ये क्या है, ये प्रारंभिक वेग है। अब बाद में दोस्तों जी दोस्तों गरीब टिफन है। तो अब दोस्तों निकालिए कि h का मान कितना दिया गया दोस्तों, ये 20 दिया गया है। और 20 बराबर u² / 2 × 20 हो जाएगा दोस्तों। जी का मान 2 × 10 हो जाएगा। तो 2 × 10 हो जाएगा, 10 × 20 हो जाएगा। तो 20 का कर दोस्तों कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई कोना कर दीजिएगा। तो 20 × 20 कीजिएगा दोस्तों ये 400 हो जाएगा। तो u² बराबर 400 हो जाएगा। तो दोस्तों u बराबर क्या हो जाएगा, u² बराबर ये 400 हो जाएगा। और दोस्तों u को निकालिएगा तो स्क्वायर इधर चढ़ जाएगा दोस्तों ये 20 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। आंसर इसका दोस्तों बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु कारण नहीं होता है। अगर दोस्तों बात करें जीवाणु कारण से इसमें से कौन सा नहीं होता है दोस्तों, ये कौन सा होता है, ये इन्फ्लुएंजा इसमें से नहीं होता। आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। और दोस्तों बात करें तो H5N1 दोस्तों ये H5N1 की दोस्तों बात करें तो इसको दोस्तों बोलते हैं बर्ड फ्लू। इसको बोलते हैं बर्ड फ्लू से कारण से होता है बर्ड फ्लू। और दोस्तों बात करें H1N1 दोस्तों इसके कारण से दोस्तों ये स्वाइन फ्लू होता है। स्वाइन फ्लू इसके कारण से दोस्तों ये होता है। और तो मैक्सो वायरस के कारण से दोस्तों ये कौन सा दोस्तों होता है, ये इन्फ्लुएंजा होता है। मैक्सो वायरस के कारण MAXO वायरस के कारण दोस्तों ये इन्फ्लुएंजा होता है। इसको ध्यान रखिएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ता प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मृदु स्टील में कार्बन की मात्रा 1.15% होता है। दूसरा विकल्प दोस्तों दिया गया है कि मध्यम स्टील में कार्बन की मात्रा 0.1% होती है। तीसरा, कठोर स्टील में कार्बन की मात्रा 1.5% होती है। अगर दोस्तों बात करें पहला विकल्प का दोस्तों, ये पहला विकल्प ये गलत होगा। दोस्तों इसमें इतना नहीं होकर दोस्तों ये 0.1 से लेकर 0.4% तक दोस्तों इसमें कार्बन की मात्रा इसमें होती है। इस प्रकार से ये गलत हो जाएगा।
अगला दोस्तों मध्यम स्टील में कार्बन की मात्रा 0.1% होती दोस्तों, ये सही है। दूसरा है कठोर स्टील में कार्बन की मात्रा 1.5% होती है दोस्तों, ये भी सही। तो 2 और 3 दोस्तों ये सही है, बाद बाकी गलत है। और दोस्तों बात करें तो स्टील ये क्या चीज़ का बना होता है, तो पहले नोट कर लीजिए। स्टील जो दोस्तों होती है ये लोहा और कार्बन का दोस्तों ये मिश्रण है स्टील, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ता प्रश्न है, नदी के ऊपर पुल की ऊंचाई ज्ञात करने हेतु पुल से एक पत्थर को स्वतंत्र गिराया जाता है। तो नदी के जल के सतह को छूने में पत्थर को 2 सेकेंड का समय लगता है, तो जल स्तर में पुल की ऊंचाई दोस्तों क्या होगी। दोस्तों जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हो गया है। दोस्तों बात करें इसको, तो देखिए पहले क्या होता है कि ऊपर से दोस्तों ये जो क्या होगा, लेकिन नदी के ऊपर की ऊंचाई से दोस्तों एक स्वतंत्रतापूर्वक एक पत्थर जब गिराएंगे दोस्तों यहाँ जो है, तो यू बराबर क्या हो जाएगा, यू बराबर दोस्तों 0 मानना पड़ेगा। और दोस्तों जी का मान कितना दिया गया है, 9.8 दिया गया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी का मान से कितना दिया गया है, ये 2 सेकेंड। तब इसको दोस्तों ये हाइट पूछ रहा है, ये हाइट पूछ रहा है। तो हाइट निकालने के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, एच बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसको दोस्तों बैठा दीजिएगा, तो यू का मान कितना दोस्तों, यू का मान 0 मान है तो 0, और टी दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस हाफ जी का मान दोस्तों कितना है 9.8, और टी का मान कितना दोस्तों 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 2 का 4 आ जाएगा। अब इसको दोस्तों कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 19.6 इसका आंसर दोस्तों आ जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विसरण क्रिया में गैस द्रव तथा विलय के अणुओं का प्रवाह दोस्तों होता है, तो ये किस ओर होता है। पहला विकल्प है उनके अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होता है दोस्तों ये क्या है, ये सही है दोस्तों, ये क्या है, ये सही है। तो ये हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल कोर ये हमेशा होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल कोर। दोस्तों ये क्या है, पहला दोस्तों ये पहला ही क्या है, सही है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण में कोक का इस्तेमाल किया जाता है। अगर दोस्तों बात करें कोक का, दोस्तों ये लोहा में इसका निर्माण किया जाता है। आंसर तो क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। और तो बात करें सी एक दोस्तों, इसी ये फ्लोस्पोर इसमें होता है, फ्लोस्पार दोस्तों इसमें होता है। और दोस्तों बात करें इसमें फ्लोस्पार का दोस्तों सूत्र क्या होता है, CaF2। और दोस्तों बात करें Ag का चांदी दोस्तों, इसमें साइनाइड चांदी में साइनाइड इसमें होता है, तो सब नोट कर लीजिएगा। इसमें दोस्तों होता है फाइनाइड, और इसमें भी सोना में भी ये होता है, सोना और चांदी में दोस्तों ये इसमें दोनों में चांदी होता है। बाद में लोहा में दोस्तों क्या होता है, को किसमें से पर्याप्त किया जाता है, इस्तेमाल इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न है, दो वस्तु पर एक समान बल आरोपित करने पर यह पाया गया कि एक वस्तु में उत्पन्न त्वरण दूसरी वस्तु में उत्पन्न त्वरण का 4 गुना है, तो पहली तथा दूसरी वस्तु के द्रव्यमान का अनुपात दोस्तों क्या होगा। अगर दोस्तों बात करें तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है कि F बराबर दोस्तों क्या होता है, त्वरण बराबर बल बराबर F बराबर दोस्तों क्या होता है, ये ma बराबर होता है। तो यहाँ लेकिन क्या है दोस्तों, ये जो बोल रहा है 4 गुना है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 4a हो जाएगा त्वरण। और दूसरा दोस्तों F2 को मानने के लिए दोस्तों ये m2 बराबर दोस्तों इसको दोस्तों ये a हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला लगा दीजिए, F बराबर दोस्तों होता है क्या है, ma होता है, तो जहाँ m बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, m बराबर दोस्तों ये F/a हो जाएगा। जब इसको F/a हो जाएगा तब इसको दोस्तों तोड़ लीजिएगा, तो m1 बराबर F/4a, और दोस्तों m2 बराबर तो F/a। अब दोनों को रेशियो कीजिएगा तो ये 1/4 आ जाएगा, दोनों को रेशियो कर लीजिएगा तो 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी के एक छत्ते में कार्यकर्ता या सेवक मक्खी का कार्य क्या नहीं है। तो दोस्तों बात करें इसका जो कार्य पूछ रहा है इसमें से क्या नहीं है, तो ये जो दोस्तों कार्य होता है ये रानी मधुमक्खी को निषेचित करने से कार्य नहीं होता है। इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। और दोस्तों बात करें तो इसमें कितने प्रकार की मक्खी होती है एक छत्ते में, तो दोस्तों इसमें 3 प्रकार की मक्खियाँ पाई जाती है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसमें जो होती है F3 की संख्या, फीमेल की संख्या दोस्तों मानिएगा, तो F3 जिसमें होती है फीमेल जो होती है इसकी संख्या इसमें दोस्तों कितनी होती है, 1 होती है। और दोस्तों बात करें ड्रोन मक्खी का, जिसको मेल बोलते हैं, इसको दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं ड्रोन मक्खी बोलते हैं। इसकी संख्या की दोस्तों बात करें तो इसकी संख्या जो होती है, इसकी संख्या दोस्तों ये 4 से 5 होती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो एक दोस्तों एक फीमेल बाद बाकी 4 मेल होते हैं।
अब बाद बाकी दोस्तों आप बात करें सेवक का, तो जितना दोस्तों बच गया तो ये सभी सेवक हो गए हैं। सेवक का अंतर्गत दोस्तों शेष सभी हो गए। तो दोस्तों क्या होता है, अब मादा का मेल काम क्या होता है दोस्तों, ये केवल बच्चे को निषेचित करने का काम करता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है SO2 के कितने द्रव्यमान में 1 मोल, तो 1 मोल बराबर होता क्या है 6.022 इंटू 10⁻23 मोल होंगे। अगर दोस्तों इसको निकालिएगा तो हम लोग जो जानते हैं दोस्तों, तो ये पहले फल दोस्तों क्या होता है, ये S बराबर तो कितना हो जाएगा 32 AMU हो जाएगा। और O का मान दोस्तों कितना हो तो ऑक्सीजन, इसका द्रव्यमान दोस्तों निकालिएगा तो ये 16 आ जाएगा, दोनों 16 हो जाएगा। अब इसको दोस्तों निकालिएगा तो 16, अब बाद बाकी 32 दोस्तों ये 64 इसका आंसर आ जाएगा। 64 इसका निकल गया। इस प्रकार दोस्तों कितना इसका आंसर आ जाएगा 64 आ जाएगा। अगला प्रश्न है नेत्र की समंजन क्षमता का कम हो जाने पर उत्पन्न क्या होता है दोस्तों, अगर कम हो जाएगा दोस्तों तो ये जरा दृष्टि दोष हो जाएगा, जिसको दोस्तों और दोस्तों इसकी उपयोगकर्ता दोस्तों लेंस की बात करें तो इसमें बाईफोकल इसमें लेंस का प्रयोग किया जाता है। बाईफोकल लेंस का इसमें प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। पहला विकल्प है डार्विन ने प्राकृतिक चयन का खोज किया था, सही है। दूसरा है हेकेल ने पुनर्वृत्ति का सिद्धांत दिया था, ये भी सही है। तीसरा है लेमार्क ने हस्तगत परमाणुओं के अनुवांशिकी की खोज किया था, तो ये भी सही है। तीसरा है ह्यूगो डी ब्रेजी ने दोस्तों अनुवांशिकी दोस्तों ये गलत है। ह्यूगो डी ब्रेजी ने दोस्तों ये उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रेजी ने दिया था, तो आंसर फिर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। और उसको बात करें अनुवांशिकता का, तो दोस्तों ये मेंडल ने दिया था, मेंडल के द्वारा इसको दिया गया था। अगला प्रश्न है कोई विलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इस विलियन का मान कितना होगा, तो इसका मान जो है ये इसका मान 6 हो जाएगा, आंसर इसका मान लीजिए 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूसरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन का वेग पहली कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन के वेग से दोस्तों ये क्या होती है दोस्तों, तो ये हमेशा दोस्तों ये कम होती है, क्योंकि जैसे जैसे दोस्तों नाभिक से दूर होते जाएंगे दोस्तों उस प्रकार से उसका दोस्तों ये मान क्या हो जाएगा दोस्तों, ये घटता चल जाएगा। तो यहाँ दोस्तों ये प्लस मान लीजिएगा, यहाँ के मान लीजिएगा, यहाँ एल मान लीजिएगा। जैसे जैसे दोस्तों ये नाभिक से दूर होते जाएंगे उस प्रकार से दोस्तों उसका वेग जो होता है वो कम होते चल जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 220 वोल्ट पर एक बल्ब 25 घंटे में 2 यूनिट ऊर्जा का उपभोग करता है तो इस बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा। अगर दोस्तों इसका दोस्तों पहले देख लीजिए कि वोल्ट कितना दिया है 220, बी बराबर दोस्तों कितना है 220 है, और टी बराबर कितना दोस्तों ये 25 घंटा है, और दोस्तों डब्ल्यू बराबर दोस्तों क्या है यूनिट बराबर दोस्तों ये 2 यूनिट दिया होगा। इसको दोस्तों इसको बोल सकते 2 किलोवाट घंटा भी इसको बोल सकते हैं। अब दोस्तों इसको निकाल लीजिएगा तो शक्ति बराबर होता क्या है, पहले शक्ति निकालना पड़ेगा। शक्ति बराबर दोस्तों क्या होता है ये कार्य बटे समय होता है, कार्य बाय समय इसका होता है। अब तो इस प्रकार दोस्तों पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर वी स्क्वायर बटे आर हो जाएगा। इस प्रकार आर निकालिएगा तो आर बराबर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाय पी हो जाएगा। तो अब इसको दोस्तों बैठा दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, इसको निकालिएगा तो 2 किलोवाट घंटा बटे दोस्तों ये 25 आ जाएगा। अब इसको तोड़िएगा तब दोस्तों ये 220 गुना 220 बाय 80 कर लीजिएगा। तो अब इसका दोस्तों काट छट कितना आ जाएगा ये 605 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा, 605 ओम। अगला प्रश्न है SA नोड है दोस्तों ये क्या है, FA नोड की दोस्तों बात की जा रही है। ये जो दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये जो है ये तंत्रिका उत्तक है, और ये जो होती है हृदय के दाएं अलिंद में लगी होती है, हृदय के दाएं अलिंद में ये लगी होती है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है आनुवंशिकी लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं उसको जीनोटाइप कहते हैं। दोस्तों ये जो होते हैं दोस्तों यही गलत है दोस्तों, इसको दोस्तों जीनोटाइप दोस्तों इसको नहीं कहते हैं दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों तो इसको दोस्तों ये फिनोटाइप इसको बोलते हैं, फिनोटाइप इसको बोला जाता है। और जिसका दोस्तों जिसके कारण दोस्तों क्या होता है लंबा बौना गोरा काला दोस्तों इसी के अंतर्गत ये देखा जाता है। इस प्रकार दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर यही गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन तनु अम्ल से अभिक्रिया कर H2O गैस देगा। दोस्तों बात करती है मैग्नीशियम दोस्तों देगा, आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में तत्वों के आयनन विभव की संख्या परमाणु संख्या दोस्तों क्या होगा।
अगर दोस्तों बात करती है फात फात, ये दोस्तों ये घटते जाएंगे, फात दोस्तों ये घटते जाएंगे। और तो ये इसको दोस्तों क्या बोल सकते हैं, इसको वर्ग बोल सकते हैं इसको। अगला प्रश्न है, 1 केजी दोस्तों ये 235 यूरेनियम के पूर्ण विखंडन से प्राप्त ऊर्जा कोयले की कितने मात्रा के दहन से प्राप्त ऊर्जा के बराबर होंगे। अगर दोस्तों बात करें जो होती हैं ये 25 लाख केजी के दोस्तों ये बराबर होंगे। इसको ध्यान कर लीजिएगा, ये 25 लाख दोस्तों ये हो जाएगा, 25 लाख केजी हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, लोटनिक अवस्थितिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों का बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो सही अवस्था क्या होगी दोस्तों। ये जो होती है, क्या बोला दोस्तों, बढ़ते हुए क्रम में दोस्तों ये जो हो जाएगा, पहले लोटनिंग हो जाएगा, उसके बाद सर्पी, उसके बाद होती है अत्यधिक घर्षण मान का ये मान बहुत ज़्यादा होती है। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति को दोस्तों क्या कहते हैं। दोस्तों इसको बोलते हैं, ये जनित इसको बोलते हैं, इसको डायनामो इसको बोला जाता है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। और दोस्तों ये विद्युत, और ये दोस्तों ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ये काम करता है, इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह दोस्तों होता है। ये दोस्तों किस प्रकार होता है दोस्तों, ये एक दिशीय दोस्तों ये होगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक दृष्टि से शहद उत्पादन हेतु किस मधुमक्खी प्रजाति का उपयोग में लिया जाता था दोस्तों। तो ये जो दोस्तों होती है एपिस इंडिका के अंतर्गत दोस्तों इसको लिया जाता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दोस्तों एपिस इंडिका हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है। सही सम्मिलित है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। दूसरा है, एक पार्शिक बराबर 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर, ये भी सही दोस्तों। तीसरा है, एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। दोस्तों उपयुक्त में से ये सभी सही है। अगला प्रश्न है, फोटोकॉपी मशीन में कौन सी हानिकारक गैस निकलती है। अगर दोस्तों बात करें फोटोकॉपी में दोस्तों, ये जो होती है ये ओजोन दोस्तों ये गैस निकलती है, और दोस्तों जिसमें से सड़ी गली मछली की तरह दोस्तों इसमें से दुर्गंध आती रहती है। तो इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा, ये सड़ी गली मछली की तरह इसमें से आती है। अगला प्रश्न है, भारतीय मिसाइल और उनके मारक दूरी युग्मों का कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है दोस्तों, पहला की बात करें पृथ्वी 1 150 किलोमीटर तक मारक क्षमता इसकी है। दूसरा है पृथ्वी 2 250 किलोमीटर ये भी। तीसरा है अग्नि 1 ये 700 किलोमीटर। तीसरा है अग्नि 2 ये 1000 किलोमीटर। दोस्तों ये जो है अग्नि 2 दोस्तों ये गलत है। अगर दोस्तों बात करें पहले अग्नि 1 का नोट करते जाइएगा, तो अग्नि 1 की दोस्तों मारक क्षमता जो है दोस्तों ये 700 इसकी मारक क्षमता होती है। 700 से लेकर 1250 किलोमीटर, 700 से लेकर 1250 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। और दोस्तों अग्नि 2 की बात करें तो अग्नि 2 जो दोस्तों होती है इसकी मारक क्षमता बात करती है दोस्तों ये 2000 से लेकर 2500 के बीच इसकी 2500 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता होती है। तीसरा की दोस्तों बात करें तो इसकी दोस्तों होती है ये 3000 से लेकर 3500 तक इसकी मारक क्षमता इसकी होती है। और चौथा की दोस्तों बात करें, चौथा जो होती है ये 4000 से लेकर 5000 तक किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता होती है, 5000 तक की इसकी मारक क्षमता होती है। और दोस्तों पाँचवा की बात करें तो पाँचवा अग्नि 5 के दोस्तों तो ये 5000 से लेकर 6000 के बीच दोस्तों इसकी 6000 किलोमीटर के बीच इसकी मारक क्षमता होती है। तो इस प्रकार इसका डी गलत था अग्नि 2 का, बाद में की सभी सही है। अगला प्रश्न है, एक ध्वनि स्रोत द्वारा उत्सर्जित ध्वनि का तरंग दैर्घ्य 1.6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर है, तो ध्वनि की आवृत्ति कितनी होगी यदि ध्वनि तरंग का वेग 343.4 मीटर पर सेकेंड है। दोस्तों इसको निकालिएगा दोस्तों, ये 2.002 इंटू 10⁻4 हर्ट्ज दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। और दोस्तों थोड़ा कैलकुलेशन कीजिएगा, तो इसको कैलकुलेशन करते हैं लैम्डा बराबर दोस्तों होता क्या है, इसको निकालिएगा। तो इसका दोस्तों मान कितना दिया गया है 1.7 इंटू 10⁻⁻2 मीटर इसका आंसर दिया गया है क्वेश्चन से। एन बराबर एन निकालना था, एन बराबर वाट है, जहाँ भी का मान दोस्तों कितना दिया गया है 343.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसको दिया गया है। अब दोस्तों एन बराबर होता क्या है, ये भी का मान निकाल लीजिए।
अगर भी का मान निकालेंगे तो भी बराबर दोस्तों क्या होता है, ये एन लेमडा एन, भी का मान दोस्तों निकालिएगा तो ये क्या होगा, तो ये भी बराबर एन लेमडा होता है, भी बराबर एन लेमडा होता है। अब इसका सब का मान पुट कर देंगे यहाँ पर, तो पुट कीजिएगा दोस्तों कितना आ जाएगा, तो ये और दोस्तों इस ऊपर का एन निकाल लीजिएगा, एन बराबर भी बाई लेमडा, तो इसको तोड़ लीजिए, तो ये 343.4 इंटू 10 का पावर 2 - 2 बट 1/7। अब दोस्तों निकालिएगा तो इसका आंसर दोस्तों क्या निकल जाएगा, इस पर दोस्तों ये निकल जाएगा 2.02 इंटू 10 to the पावर दोस्तों इतना निकल जाएगा। ये अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2019 को घोषित किया है दोस्तों, इसको क्या क्या चीज़ घोषित, ये अवार्ड सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इसको घोषित कर दिया गया। आंसर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिल्लग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। दोस्तों बात करें पिल्लग्रा विटामिन का, तो ये विटामिन B3 के दोस्तों ये कारण से होते हैं। और दोस्तों इससे किस रोग दोस्तों, ये नियासिन इसमें दोस्तों होती है। और दोस्तों बात करें विटामिन B1 की, इसमें दोस्तों ये थायमिन होती है, जो दोस्तों ये बेरी कारण से होती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। विटामिन ए का दोस्तों पता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, विटामिन डी की कमी से दोस्तों ये कैल्शियम होती है। आगे बढ़ अगला प्रश्न है, MR वैक्सीन किस रोग से बचाव हेतु लगाया जाता है। दोस्तों MR की दोस्तों बात करें तो ये खफरा और रूबेला को दोस्तों ये लगाया जाता है। दोस्तों ये एक ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बात करें तो मीफिल्स, इसको दोस्तों इंग्लिश में मेसिल्स भी बोल सकते हैं, मेसिल्स को बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की जड़त्व की माप होती है, किसी वस्तु के जड़त्व की माप दोस्तों ये क्या होती है। दोस्तों इसकी बात करती है वस्तु के द्रव्यमान से दोस्तों, ये वस्तु के द्रव्यमान से दोस्तों इसकी ज्ञात की जाती है। तो आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। और दोस्तों बात करें तो किसी वस्तु में द्रव्यमान जितना अधिक होगा, जड़त्व का गुण दोस्तों उसमें उतना अधिक होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका दोस्तों जड़त्व का गुण जो होगा, जड़त्व का गुण उतना ही दोस्तों ये अधिक होगा। इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल इसमें होंगे। अगर उसको निकालिएगा तो H बराबर दोस्तों, H का मान निकालिएगा दोस्तों, तो पहले निकाल लीजिए H बराबर दोस्तों क्या होंगे। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल का पहले सूत्र देख लीजिए, H2SO4 में H बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा इसका द्रव्यमान दोस्तों, ये 1 हो जाएगा। और सल्फर का दोस्तों कितना हो जाएगा, सल्फर 16 दोनों 32 हो जाएगा। और दोस्तों इसका निकालिएगा ऑक्सीजन दोस्तों ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब इसको सबको दोस्तों जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, ये इसका मान दोस्तों ये 98 आ जाएगा। 98 को दोस्तों आप निकाल लीजिएगा। तो अब मोल बराबर होता क्या है, मोल बराबर ग्राम में द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। ग्राम में द्रव्यमान दोस्तों कितना है, ये क्वेश्चन से दिया गया है 4.9 ग्राम दिया गया है। और दोस्तों ये आणविक द्रव्यमान कितना दोस्तों, ये 98 दिया गया है। तो अब इसको दोस्तों मान निकालिएगा तो ये 1/2 आ गया। तो और 1/2 दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। 0.05 इसका तो आंसर आ गया, आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु अणु के रूप में रहता है। अगर दोस्तों बात करें हाइड्रोजन का, तो ये जो होते हैं ये H2 होते हैं। और क्लोरीन की दोस्तों बात करती है Cl2 होते हैं। और सल्फर दोस्तों बात करती है S2 दोस्तों, ये F बोल सकते हैं। अब इस दोस्तों बात कीजिएगा तब इसमें से आर्गन इसमें से नहीं होता, आंसर तो क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल में घुलकर अपनी अम्लीय विलयन बनाती है। दोस्तों बात करें इसका, जो होती है ये CO2 दोस्तों ये अम्लीय बनाती है, अम्लीय विलयन बनाती है। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है। दोस्तों बात करें अस्थायी कठोरता का दोस्तों, तो इसमें से MgSO4 दोस्तों ये होती है। आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 1 और 4 दोस्तों आ जाएगा इसका आंसर, 1 और 4 इसका दोस्तों आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रायोजेनिक द्रव दोस्तों ये क्या होती है, ये द्रव नाइट्रोजन दोस्तों ये होती है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गेहूं के एक बोरे का भार 200 kg है, तो इसे किस ऊंचाई तक उठाया जाए कि उसकी स्थितिज ऊर्जा 9800 जूल हो जाए। उठाया गया तो उसकी स्थितिज ऊर्जा दोस्तों ये 9800 जूल हो जाए। अगर इसकी दोस्तों बात करें तो ये स्थितिज ऊर्जा होती क्या है दोस्तों, ये P बराबर क्या होती है, mgh इसकी होती है, फॉर्मूला हम लोग सभी जानते हैं। अब दोस्तों ये P/mg कर लीजिएगा, P/mg को दोस्तों मान निकाल लीजिएगा। तो ये 9800/200
200 गुना दोस्तों ये इसको कर लीजिएगा, ये 9.8 इसको कर लीजिएगा। अब इसको दोस्तों काटिएगा दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा, ये 5 मीटर दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है 1 नैनोमीटर का निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों तुम लोग जानते हैं 1 नैनोमीटर बराबर दोस्तों 1 नैनोमीटर बराबर क्या होती है, 10⁻⁹ मीटर होती है। अगर दोस्तों मीटर को दोस्तों ये सेंटीमीटर में बदले तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁹ इंटू 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसको दोस्तों एक फाज आ गया तो इसका दोस्तों मतलब 10 का स्क्वायर 2 पावर तो माइनस सॉरी दोस्तों 10⁻⁹ इंटू 10⁻²। तो अब दोस्तों कितना आ जाएगा, ये तो ये -7 इसका आ जाएगा। अगला प्रश्न है वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर उसमें दोस्तों ये क्या होगी, तो उसमें दोस्तों इसमें होता क्या है, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित होती है। मतलब हम लोग दोस्तों पहले ही बात कर चुके हैं, ये जो होती है उसमें दोस्तों ये हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल को इसमें होती है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर देखिएगा, तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये बी पर मिल जाएगा उसका ऑप्शन। तो आंसर से क्या आ जाएगा, ये बी आ जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों के में एक समान होती है दोस्तों, तो ये -40 डिग्री सेल्सियस ये होती है। आंसर से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण क्या है दोस्तों, इसका कारण दोस्तों यही है कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में दोस्तों ये अधिक होती है, इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है वस्तुओं का आवेशन किसके अवतंत्रण के फलस्वरूप होता है दोस्तों, तो ये इलेक्ट्रॉन के अवतंत्रण के फलस्वरूप ये होता है। आंसर से क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है K4Fe में Fe की ऑक्सीकरण संख्या का दोस्तों मान क्या होगा, लोहा किसकी बोल रहा है कि इसमें ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा दोस्तों, तो ये पहले बात कीजिए दोस्तों, ये Fe का मान दोस्तों इसको लोहा का दोस्तों x मान लीजिए, Fe दोस्तों ये फाइनाइट जो है दोस्तों इसको जो है फाइनाइट को इसका दोस्तों मान कितना है, तो दोस्तों ये एक इसको मान कर चल सकते हैं। दूसरा दोस्तों ये के जो है दोस्तों पोटेशियम इसका कितना मान दोस्तों इसका भी ऑक्सीकरण ये 1 होता है। अब दोस्तों इसको बैठा लीजिएगा, तो यहाँ जो क्वेश्चन पर दिया गया है 4 + 4 आ जाएगा दोस्तों, ये Fe का पता नहीं तो इसको x मान कर चल सकते हैं। और इसका कितना होता है, इसको दोस्तों ये -6 होता है, -6 हो जाएगा। अब इसको दोस्तों निकालिएगा, इसको 0 मान लीजिए। अब x का मान निकालिएगा दोस्तों ये 2 इसका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या यही मिल जाएगा। अगला प्रश्न है 1 फेदम बराबर होती है दोस्तों, अगर 1 फेदम की बात करती है 1.80 इसका आंसर आ जाएगा, 1.80 इसका आंसर आ जाएगा। और दोस्तों ये 1 नॉटिकल मील होती है, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ये 1 मील होती है, इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा धातु पीतल कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान होते दोस्तों। इसकी दोस्तों बात करें तो ये तांबा दोस्तों इसमें होती है, तांबा इसमें सभी में इसलिए होते दोस्तों। अगर पीतल की दोस्तों बात करें पीतल की तो इसमें दोस्तों ये Cu+Z दोस्तों होते हैं। और कांसा की दोस्तों बात करें कांसा की इसमें दोस्तों Cu+ ऐसे इसमें होती है। इसी प्रकार दोस्तों जर्मन को तोड़ते जाएगा तो ये मिल जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, दोस्तों बात करें तो दोस्तों ये हेमेटाइट के द्वारा ये लोहा प्राप्त किया जाता है। आंसर इसका दोस्तों क्या आ जाएगा, ये डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कांच परवलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है, दोस्तों बात करती है ये रेसा कांच कैसे प्रयोग किया जाता है प्लास्टिक बनाने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है 10 ग्राम आयरन का ताप 25 डिग्री से बढ़ा करके 5 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का परिणाम कितना होगा, यदि आयरन का विशिष्ट ऊष्माधारिता 0.45 जूल दोस्तों ये है। अगर दोस्तों बात करें इसको तोड़िएगा दोस्तों तो इसका दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा, तो ये 2.137 इंटू 10⁻10 ये 3 इसका आंसर आ जाएगा। जैसे दोस्तों तोड़ते हैं तो